वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन जो कि आगामी 24 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। इसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म का जो नया वॉल्यूम आया है मेंस प्रैक्टिस सेट का, उसको शुरू किए हुए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ अवेलेबल हैं। आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया है 68, यानी कि निगेटिव काटने के बाद यदि आपको 68 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जा सकती है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही साथ जो बिहार एसआई 2213 मेंस की तैयारी के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ पर भी आपको जितने भी वीडियो हैं जो उससे संबंधित है आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा बनाइएगा और बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए बिना वक्त का वीडियो को शुरू करते हैं। इस बुक को खत्म करने के बाद और भी डिफरेंट पब्लिकेशंस को कोशिश रहेगी कि आपके सामने लाया जाए। तो आज के सेट का जो पहला प्रश्न है वो है कि बौद्ध संगति यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी या फिर कश्मीर? आपको पता है कि कुंडल बन यानी कि जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति। और यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगति की बात कीजिएगा तो राजगीर हो जाएगा, द्वितीय कहाँ पर हो जाएगा तो वैशाली हो जाएगा, तृतीय कहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र, और चौथी कहाँ पर होगा तो कश्मीर में हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको पता है कि मधुबनी कला, जिसको कि हम लोग मतलब कि मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पर है? तो बिहार में। इसका बिहार का बहुत ही फेमस हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से उर्वरक क्रांति मतलब निम्न में से किसे उर्वरक क्रांति से संबंधित जो है आंदोलन है? गुलाबी, भूरा, काली या सुनहरी? जैसे आपको पता है कि हरित क्रांति आप बोलते हैं कि किससे संबंधित है, तो उर्वरक से किसका संबंध है? तो उर्वरक से जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भूरी क्रांति का, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। वही सुनहरी क्रांति की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको बागवानी उत्पादन से, ठीक है ना। काला तो आपको पता है कि जो मतलब कि पेट्रोलियम वगैरह हो जाता है उससे हो जाता है। और गुलाबी क्रांति की आप लोग जब बात कीजिएगा तो गुलाबी का हो जाएगा आपको झींगा मछली से। गुलाबी का क्या हो जाएगा? झींगा मछली से, ठीक है ना। तो चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ पर स्थापित की गई थी? दिल्ली, मथुरा, जयपुर या उज्जैन? जो प्रथम वेधशाला थी जिसको हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानना चाहते हैं वो दिल्ली में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसका जो सबसे फेमस वेधशाला है वो जयपुर में है। देखिए, दिल्ली में जंतर मंतर जो स्थापित की गई थी वो 1724 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। और आपको जयपुर में किया गया था वो 1734 में किया गया था, और जयपुर वाला सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है, मुंशी प्रेमचंद्र की ये सारी की सारी रचना है, काफ़ी फेमस है। जिसमें कि आपको जो गोदान है काफ़ी फेमस है, 1936 के आसपास इसका प्रकाशन हुआ था। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? बेसिकली ये पूछ रहा है कि सहायक संधि का जो प्रतिपादक है किसने किया था? तो आपको पता है कि लॉर्ड वेलेजी ने सहायक संधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। तो इस संधि को मानने वाला सबसे पहला कौन था? तो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है ना। और ग्वालियर की संधियाँ सबसे अंत में 1804 में इसको माने थे, ठीक है। और ये जो बेलजी थे ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये आपको गवर्नर थे, ठीक है ना। तो 1799 में इनका कार्यकाल भी था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? फुलानी, एंड्यूस, जारवा या फिर थारू? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है, ठीक है ना। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और भी है, जैसे कि आपको सेंट लीज हो गया, सेम्पेन हो गया, अंडमानी हो गया, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और भारत की सबसे जो प्राचीन जाति समूह की बात कीजिएगा तो निग्रो, ठीक है ना। भारत की सबसे प्राचीन जाति समूह की बात कीजिएगा तो निग्रो हो जाएगा। और नार्डिक जो है सबसे अंत में आई, भारत में नार्डिक जो है सबसे अंत में आई थी, ठीक है। और सबसे भारत की बड़ी आबादी वाली जनजाति भील जनजाति हो जाएगी। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ का व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण या फिर निरुक्त? आपको पता है कि वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं, तो वेदांग जो 6 हैं उनमें से कौन सा वेदांग जो है जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निरुक्त, ठीक है ना। ये जो निरुक्त होता है इसका काम होता है कि शब्दों की उत्पत्ति और उसके व्याख्या से संबंधित होता है। व्याकरण आपको पता है कि व्याकरण का मतलब हो जाता है कि वेद का महत्वपूर्ण अंग है, जो पाणिनि ने वेद का मुख बताया है, ठीक है ना। और जो कल्प हो जाएंगे, कल्प, ये कल्प बताता है कि विधि, नियम, न्याय वगैरह ये सब बताता है। और जो छंद है, ये जो छंद है, छंद जो है मंत्रों के उच्चारण, शुद्धता और लयबद्धता की चर्चा करता है। तो शब्द की उत्पत्ति और व्याख्या की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा निरुक्त हो जाएगा। 6 वेदांग है, आपको पता है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक किस पार्टी के संस्थापक कौन थे? इनके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर
शरद चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियां वर्तमान में मौजूद हैं? 5, 11, 7 या 9? तो वर्तमान में जो सांस्कृतिक नृत्यों की संख्या है, शैलियां हैं, वो कुल मिलाकर के 9 मौजूद हैं, ठीक है ना। अंतिम जो जोड़ा गया है वो 6 जोड़ा गया है, इससे पहले 8 था, अंतिम 6 जोड़ा गया है, ठीक है ना। और जो 9 है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ, जल्दी से आप समझ लीजिए कि भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु। ये सब के सब शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, जो वर्तमान में भारत में 9 है, ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय का डाटा के अनुसार। तो भारतनाट्यम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कथकली केरल में हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर में हो जाएगा, सत्रिया असम, ओडिसी ओडिशा में, और छऊ जो हो जाएगा, जो अंतिमा सबसे जुड़ा है, वो आपको झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। भारत में इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन समाचार पत्र अभी भी संचालित हो रहा है? 4 ऑप्शन है, इतना से आप लोग देख लीजिए। जो बॉम्बे समाचार पत्र है, ये भारत में ये अभी तक इसको संचालित किया जा रहा है। और बॉम्बे समाचार पत्र की स्थापना जो हुई थी 1822 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो संस्थापक थे ये थे फरुद्दुजीनी मर्जबान, ठीक है ना, ये मर्जबान थे, मर्जबान थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? अब जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे जो बिहार दरोगा वैसे रमेश के कैंडिडेट हैं, आप जब पॉलिटिक्स से शुरू कीजिएगा तो उसमें प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को और मौलिक कर्तव्य को और नीति निषेध तत्व को, इसको कंठस्थ बाय याद कर लीजिएगा। बहुत ही आसान होगा आपको एग्जामिनेशन में, जब इसको आप याद कर लीजिएगा 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की जा रही है? तो आपको पता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 तरह की बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 तरह के न्याय की बात की जाती है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की जाती है, जिसमें कि आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। न्याय की बात कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। और आपको जब समानता की बात कीजिएगा तो मतलब समानता की, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जिसको समानता बोलिएगा, तो 2 आता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये प्रभावित कहाँ से है? तो मतलब कि यूएसए से प्रभावित है, लेकिन लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ पर प्रस्तावना में भी आपको जो स्वतंत्रता और बंधुता की बात की गई है वो फ्रांस की क्रांति से आपको प्रेरित है। तो प्रस्तावना में देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। और भारत में समाजवादी विचारधारा कहाँ से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। देखिए एक प्रश्न में मतलब जो प्रस्तावना से बहुत सारे आपको प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इत्मीनान से आप लोग देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो एम फातिमा बीबी, ऑप्शन डी है, ये उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थे, ठीक है ना। वहीं पर आप जब को पूछेगा देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश, तो अन्ना चांडी हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इंदिरा बनर्जी की बात कीजिएगी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील थी, ठीक है ना। और आपको जो मतलब कि लीला सेठ थी, वो उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मढ़ौरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ये जो मढ़ौरा गुजरात में है, ये चालुक्य राजवंश के द्वारा आपको करवाया गया था। भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में इसका निर्माण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से किस समुदाय द्वारा डी मै मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? ताई अहोम, अंगामी, नीसी या कुकी? तो ये जो मनाया जाता है वो ताई अहोम के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। और ताई अहोम जो है आपको ये मी डैम मी फी मनाती है। और ताई अहोम का संबंध किससे है? तो असम से, ठीक है ना, असम से संबंध है इसका, जनजाति का, और यही मीडियम मनाती है, ठीक है ना। उसके बाद अंगामी, अंगामी जो है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो ये नागालैंड से हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड से हो जाएगा, ये नागालैंड, ठीक है ना। कुकी तो आपको पता है कि कहाँ पर है, मतलब कि ये जो आपको मिजो वगैरह जो हो जाएगा, ठीक है ना। कुकी जो मिजो पहाड़ियों पर भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाली जनजाति यानी कि मिजोरम हो जाएगा। और नीसी, नीसी का संबंध हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना, अरुणाचल से हो जाएगा। सलाल प्रोजेक्ट बांध किस नदी पर है? सतलज, सिंधु, चिनाब या फिर रावी? इसका संबंध हो जाएगा आपको चिनाब नदी पर सलाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही फेमस है मुस्लिम लीग जो है, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है ना। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? 75, 108, 100 या 156? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 बोलता है वो विशेष परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, ठीक है।
वहीं पर आप 75 की बात कीजिएगा, अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, कैबिनेट की बात करता है, ठीक है ना, यानी कि अंतर मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। 156 क्या बोलता है, तो राष्ट्रपति का जो पदा अवधि है, कितने दिनों का कार्यकाल होगा, कैसे कैसे रहेंगे, वो है। और अनुच्छेद 100 क्या बोलता है, अनुच्छेद 100 बोलता है गणपूर्ति, यानी कि संसद का जो गणपूर्ति है, मतलब जिस भी सदन में होता है उसका 1/10वां भाग, तो गणपूर्ति की बात करता है अनुच्छेद 100, ठीक है ना। 156 बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 75 बोलता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और 108 बोलता है कि विशेष परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। किस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित q कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, q बाई वी जूल, q वी जूल, q v बाई क्यू जूल या q माइनस वी जूल। तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको q वी जूल, ठीक है ना, q इंटू वी हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट, उस बिंदु पर स्थित q कूलाम आवेश की स्थितिज ऊर्जा q इंटू वी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये q बाई वी होगा, ये q बाई वी जो हो जाएगा वो ये विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये हो जाएगा आपको विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यूब है वी, ठीक है ना, जिसको हम लोग फेराडे के रूप में इसका यूनिट मानते हैं। यदि क्यूब है हो जाएगा तो कैपेसिटेंस हो जाएगा, और स्थित ऊर्जा की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा। साइंस थोड़ा सा यहाँ पे आप जब बनाइएगा इसको तो थोड़ा सा आपको हाई लेवल का होगा, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। 17-18 सेट है, इसको देख जाना है, ताकि आपको इस तरह के मान लीजिए क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आप साइंस का लेवल बढ़ाते जा रहा है। खासकर ESIMS में देखा गया था 2446 में, इसमें तो बढ़ाया ही था, लेकिन ESIMS में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो इसलिए कोई बात नहीं है, आप बनाते जाएँ। जिंक सल्फेट, हाइपोसल्फेट, ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, एप्सम लवण, जिप्सम, नीला तूतिया या फिर श्वेत तूतिया। तो इसको अक्सर नाम जाना जाता है आपको श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। वहीं आप जो जिप्सम की बात कीजिएगा तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CuSO4 और 2H2O हो जाता है, ठीक है ना। सिर्फ मतलब कि 2H2 हो जाएगा आपको जिप्सम का। वहीं पे यहाँ पे हाफ H2O हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। लेकिन श्वेत तूतिया किसको बोला जाता है, सल्फेट हाइड्रेट को बोला जाता है, ठीक है ना। वहीं पे आप नीला तूतिया की बात कीजिएगा तो नीला तूतिया किसको बोला जाता है, कॉपर सल्फेट को बोला जाता है, CuSO4 5H2O तो हो जाएगा वो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत एवं भूटान के बीच में कौन सी सेना तैनात की जाती है, SSB, BSF, असम राइफल्स या ITBP, यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो भारत भूटान के बीच में जो है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का तैनातगी होता है। SSB का जो काम है वो भारत भूटान और भारत नेपाल की सीमा की तैनातगी पर है। SSB का स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था, ठीक है ना। सीमा सुरक्षा बल का काम कहाँ पर है, तो भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान के बीच में। और ITBP का कहें तो भारत और चीन के बीच में है, मतलब यहाँ पे इनकी तैनातगी रहती है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, मुल्कराज आनंद, राजेंद्र प्रसाद, खलीमुज्जमान या फिर सुखवंत सिंह। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडियन डिवाइड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड द हेग में, स्वीडन जेनेवा या फिर वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, ठीक है ना, GH हैकवर्थ समिति के अनुशंसा पर। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना जून 1945 में प्रारंभ हुआ था और अप्रैल 1946 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो बेसिकली हम 1945 ही मानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग शहर में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना, और जिनका कार्यकाल जो होता है आपको मतलब कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आइए यहाँ पे देख लीजिए, एक द्विघात समीकरण है, इसका गुणनखंड निकालना है, बहुत आसान है। तो इसका द्विघात समीकरण का आप गुणनखंड निकालिएगा तो x-2 और x-4 हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ की भाई के पिता के पुत्र हैं, बताइए कि उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन है, आप इसको बनाइएगा तो इसका जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा आपको मेरा भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया गया है। देखिए 6 चौक 24, 24 को हाफ कर दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 चौक 48 का हाफ कर दीजिएगा 24, तो मतलब दोनों को गुना करके हाफ कर दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं अंतिम में। तो इसका जो हो जाएगा आपको 26 का हो जाएगा 9 7 63, 63 का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27, सॉरी 9 6 के 54, 54 का कर देंगे हाफ तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक मतलब कि बीजगणित का एक फॉर्मूला होता है, a+b+c का होल क्यूब। a+b+c का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a+b+c का होल क्यूब हो जाएगा आपको a⁴+b⁴+c³ और -3abc हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही जब a+b+c बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हम 0 क्यों कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला आता है a⁴+b⁴+c³ बराबर 3abc हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया है। तो a⁴+b⁴+c³ बराबर क्या होगा, जब abc बराबर 0 हो जाएगा तब
3ABC हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक हमको त्रिभुज बनाना है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, और इसके जो मिडिल पॉइंट है, यानी कि कहीं D है, कहीं E है, कहीं EF है, ठीक है ना, यानी कि D, E और F है, उसमें जो त्रिभुज बनाया गया होगा तो दोनों का अनुपात क्या होगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहा है, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज बन रहा है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो यहाँ पर बना है वो किसका होगा, इसका 1/4 हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो बड़ा वाला का यानी कि छोटा वाला का जो है बड़ा वाला से अनुपात पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा अनुपात आपका, यानी कि 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1:4, ठीक है ना, 1:4 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कॉसेक 45x कॉसेक 4x माइनस 50 डिग्री बराबर कॉसेक 50x 50 माइनस x, तो x का मान क्या होगा। तो सेक 4x माइनस 50 को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ये जो इसको पूरा 4x माइनस 50 लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, 90 माइनस 4x 50 इधर बचेगा और यहाँ बचेगा 50 माइनस x। अब इसको आपको सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 29 का, वो आ जाएगा आपको 30 डिग्री सी। यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3, 5 और 10 में दिया गया है, एलसीएम 630 दिया गया है, इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 3, 5, 10, इसको आप पहले तो इसका एलसीएम x करके आप निकालिएगा, तो कितना निकलेगा आपका एलसीएम जो निकलेगा इसका, वो निकलेगा मतलब 30 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब 30 का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा इसमें, 30 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, एचसीएफ निकालना है तो आपका 21 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे 21 इसका एचसीएफ उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक बहुभुज में प्रत्येक का बाह्य कोण 72 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि 360 डिग्री बट्टा भाई भुजा कर देना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे, 360 को 72 से करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3 कुर्सी और 2 मेज और का मूल्य जो है 700 रुपया है, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से बनाएगा, 3 कुर्सी 2 मेज बराबर 700, ठीक है ना। आपको 2 समीकरण पर इसको लेना है। फिर आपको देखिए 5 कुर्सी और 5 कुर्सी हो गया और 3 मेज का आपको 1100 रुपया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कुर्सी और मेज का अलग अलग मूल्य निकल जाएगा और फिर उसको हमको क्या निकालना है अंत में, 1 कुर्सी और 2 मेज का फिर हमको कर लेंगे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपको 500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संख्याओं का एक सेट दिया गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। सबको जोड़ करके 12 को है, 12 से इसको हम लोग को भाग दे देना है, तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4.25 हो जाएगा, ठीक है ना। मीन बेसिकली आपको औसत की बात की जाती है यहाँ पे देख लीजिए 34 का, डैश का अर्थ है उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, स्पैम या फिर मालवेयर। जो स्पैम मेल होते हैं इन्हीं को बोला जाता है अवांछित मेल। यदि आप अपना ईमेल खोलिएगा तो वहाँ पे तरह तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आपको मेल आते रहेंगे, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, तो उसी को स्पैम मेल बोला जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि 14x और 56 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 14/x हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/56 हो जाएगा, यानी कि x² बराबर क्या हो जाएगा, 14 × 56 हो जाएगा। इसको आप कीजिएगा, रूट में x को हटाएगा तो रूट उधर हो जाएगा, बाहर जो आप निकालिएगा तो अंत में इसका जो आ जाएगा 35 का, वो आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आसानी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 36, एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है। नई दिल्ली, नागपुर, चेन्नई या फिर मुंबई। जो एगमार्क कार्यालय है भारत के नागपुर में अवस्थित है, ठीक है ना। और इसका जो मतलब कि काम क्या होता है कि आपको मतलब कि कृषि खाद्य उत्पादों पर जो है उसकी गुणवत्ता पर इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद BIS की स्थापना की बात कीजिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका स्थापना 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, म्यूनिख समझौते से किस देश को बाहर किया गया था। जर्मनी, इटली, फ्रांस और रूस को। तो म्यूनिख समझौता से जो है आपको रूस को बाहर रखा गया था। म्यूनिख समझौता कब हुआ था, तो 1938 में हुआ था, ठीक है ना। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सवाल देख लीजिए, इसमें आपको जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह सब शामिल थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शंघाई कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई थी। आपको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन जो है उसका भारत भी एक सदस्य है, ठीक है ना। और SOC का भी वर्तमान में सदस्य क्या था, 8 था, अभी क्या बन गया है नया, एक ईरान बन गया है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 39, निम्नलिखित में से पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। मतलब 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण किसके द्वारा हुआ था, तो आपको पता है कि मंगल पांडे के द्वारा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। यहाँ पर देखिए चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, तो प्रथम भारतीय जो चुनाव लड़े थे वो थे आपको ब्योमकेश बनर्जी थे। 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जबकि जीते थे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले इसके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, लेकिन प्रथम चुनाव ब्योमकेश बनर्जी लड़े थे। यहाँ पे देख लीजिए 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर का एक धातु का आयताकार चादर है, ठीक है ना। ये 48 और 36 है। यहाँ पर से क्या है कि उसके बगल से 8-8 मतलब सेंटीमीटर का एक वर्गाकार करके हटा लिया गया है, तब जो बच जाता है उसका क्या होगा। तो वहाँ पर जैसे ही आप हटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितना बच जाएगा आपको, 8-8 हटा लेते हैं तो क्या 32 सेंटीमीटर बच जाएगा, 32 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना बचेगा, 36 में से 8 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर बचेगा, और 8 इसका ऊंचाई हो जाएगा। अब आप इसको गुना करके इसका निकाल सकते हैं। आयतन पूछता है, खुले संदूक का आयतन पूछता है, तो LBH करके आप इसको निकालिएगा, सबको गुना कीजिएगा तो 51-20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो है आपका ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो नल ए बी मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में सी इसे भरता है, ठीक है ना। यानी कि सी की जो क्षमता है ए बी के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या है, नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटा कम समय लेता है और सी से 4 घंटा अधिक समय लेता है, तो ए टंकी को कितने देर में भर सकता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम ए ही टंकी को x घंटा में भरता है। क्या भरता है, ए जो है टंकी को x घंटा में भरता है। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोला गया है हम लोग निकालेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, तो x-9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि क्या है कि c मतलब कि a प्लस बी मिलकर जितना देर में भरते हैं उतना देर में c भरता है, यानी कि c बराबर a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि x-9 बराबर x प्लस x-5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी 1/x बटा 1 प्लस x-5 बराबर 1/x-9, क्योंकि कैपेसिटी दिया गया कितना देर में भरता है, ठीक है ना, उस तरह से हमको निकालना है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1/x करेंगे या फिर 1/x-5, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। किसी धन का साधारण ब्याज की दर जो है 6.5% वार्षिक से 8% कर देने पर उसकी वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है, देखिए हमको निकालना है कि पहले जितना था, ठीक है ना, पहले जितना था और बाद में हुआ, यानी कि बाद में हुआ है और पहले जितना था उसका डिफरेंस ये बेसिकली पूछ रहा है मिश्रित धन का, ठीक है ना। तो पहले आपको दर कितना था, 6.5% था, लेकिन बाद में कितना हो गया, 8%, तो बढ़ गया, यानी कि 8% वाला ज़्यादा बढ़ गया है, तो 8% वाला दर से पहले हम निकाल लेंगे x गुने 8/100 गुने 1, ठीक है ना, और माइनस करेंगे फिर क्या x, और ये जो आपको 6.5% यानी कि 13/2 गुने 100 गुने 1, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंस कितना है, 40.50। अब इससे आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे a प्लस 1/a+1 बराबर 0, a डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो a के पावर 4 माइनस a का मान कितना होगा। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a² प्लस a+1 बराबर 0, ठीक है ना। फिर a4, एक मिनट आइए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a² प्लस a+1 बराबर 0 कर सकते हैं हम ना। फिर a4 माइनस a बराबर लिख सकते हैं कि a³ -1 लिख सकते हैं। अब a इंटू a-1, ठीक है ना, और a² प्लस a+1 कर सकते हैं बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा हमारा आ जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एक आदमी की कार्यक्षमता और एक औरत की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है, 20-16, ठीक है ना, और 16-15, ठीक है। अब हमको 4 महिलाएं बराबर क्या हो जाता है, 4 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, 3 पुरुष हो जाएगा, 3 मेल हो जाएगा। तो हमको अभिष्ट अनुपात पूछ रहा है, तो 3 अनुपात मतलब क्या है कि इसका एक आदमी की कार्यक्षमता, एक आदमी का कार्यक्षमता कितना है, 3 है, और एक औरत का कार्यक्षमता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो इस आधार पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, 3:4 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देते हैं कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है, छोटी आंत, कोनल, स्टोमक या फिर आपका सीकम। जो छोटी आंत होती है ना, यहीं पे आपको अमीनो अम्ल का जो होता है डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित होने वाली एंजाइम इर्पसिन प्रोटीन को प्रोटेन्स और पेप्टोडाइट्स को अमीनो एसिड में बदल देती है, ठीक है ना। तो छोटी आंत में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। इस्पात को रक्तताप पर लाल कर जो है, इस्पात को रक्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है एनिलीनीकरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं का जो है जो इम्पल्सन प्रारंभ कहाँ से होता है, मतलब उसको जो नियंत्रित कहाँ पर किया जाता है ऐच्छिक क्रियाओं को, जो मेडुला ऑब्लेट होता है, जो सबसे पश्च मस्तिष्क होता है, इसी का काम होता है कि सांस लेने की ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है। 4 ऑप्शन है, से आप लोग देख लीजिए।
मलेरिया परजीवी जो होती है वो जो प्लाज्मोडियम होती है, वही इसको मलेरिया परजीवी के नाम से जाना जाता है। 50 देख लीजिए, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? नाइट्रिक, टार्ट्रिक, एसिटिक या फिर लैक्टिक एसिड। जो सिरका होता है ना, इसमें एसिटिक अम्ल के कारण उसका खट्टापन होता है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोगेम यानी कि स्वयुग्मन, एलोनोगी, जेनमेनोगी या फिर सजातीय पुष्पन। तो इसको बोला जाता है आपका ऑटोगेमी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, या फिर प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या होगा कि लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलेगा। आंख का रंग किसके मौजूदगी के कारण, मतलब कि उसका जो रंग होता है किसके मौजूदगी पर निर्भर करता है? कॉर्निया, आइरिस, स्लाक या फिर शंकु। जो आइरिस होता है ना, यही आंख के रंग को निर्धारित करता है। किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? हुंस ने, थॉमसन ने, समरफील्ड ने या फिर रदरफोर्ड ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा समरफील्ड ने। परमाणु नाभिक, समरफील्ड ने क्या किया था कि परमाणु नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर जो है लगवाया था और उससे बोर मॉडल को मॉडिफाई किया था। देखिए, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी को बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये सभी से जो है रक्त एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं पे आप बोलिएगा यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ प्लस होता है, ओ ग्रुप का हो जाता है, उसमें भी ओ नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ओ में जो होता है कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। अगला देख लीजिए, बारंबार होने वाली वर्षा और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? घास, वन, सावान या फिर फसल क्षेत्र। जो बार बार वर्षा और प्रकाश होगा ये जो है वन क्षेत्र के में काफ़ी विकास के लिए होगा, ऐसे क्षेत्रों में आपको काफ़ी सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देख लीजिए, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? भारत में पता है कि आपको कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे जो मैक्सिमम फैली हुई है वो कछाड़ी जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है जो नदी वगैरह से लाई जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भूचाल यानी कि भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रवण होता है, वह बिंदु जहाँ से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 58 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान अवस्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक। इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा नहीं भी पता है फिर भी मार सकते हैं। आपको पता है कि कोलार गोल्ड फील्ड है, मतलब कर्नाटक में है, तो सोना का उधर ही होता है, तो वहीं पर भी आपको हट्टी गोल्ड फील्ड भी है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। संसदीय, यहाँ पे देख लेते हैं, संसदीय प्रकार के सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। आपको पता है कि जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसका उत्तर यही हो जाएगा डी। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्ज किया गया है? गुजराती, तमिल, मराठी या बंगाली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा तमिल। देख लीजिए यहाँ पे दो प्रश्न बना था, इसी में आपको पहला था कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 हो जाएंगे, और कितने क्लासिकल भाषाएं हैं भारत में अभी, तो जो क्लासिकल भाषा की जो दर्जा है वो कुल मिला के 6 भाषा को दिया गया है क्लासिकल मतलब कि लैंग्वेज की दर्जा, ठीक है ना। 6, जिसमें को आपका हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, तमिल को 2004 में दिया गया था, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में दिया गया था, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिसी 2014 में। मतलब कि 6 क्लासिकल भाषा है और 9 जो है क्लासिकल नृत्य हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? आपको पता है कि जो राज्यसभा होता है वो जो है अनुच्छेद 312 के तहत यदि अपने उपस्थित और 3/2 से मत देने वाले से कोई यदि प्रस्ताव पारित कर दे, यानी कि 3/2 भाग से जो भी उपस्थित हैं वो मत दे देते हैं, तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यान स्थापित किया था? उद्यम, गुप्त, चेर, चोल या चालुक्य। जो चोल वंश है ना 63 का, उन्होंने क्या किया था कि नौसेना को समुचित विकास किया, जिसमें राजेंद्र चोल वगैरह हैं, श्रीलंका वगैरह पर इन्होंने आक्रमण किया था। निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था, बाद में पूरा राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड या छत्तीसगढ़। आपको पता है कि जो सिक्किम था वो पहले क्या था, उसको सहराज्य का दर्जा दिया गया था 35वां संविधान संशोधन करके। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सहराज्य का दर्जा दिया गया और फिर जो है इनको 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में पूर्ण राज्य बना दिया गया था। यहाँ पे आपको सरल करना है, बहुत आसान है। आप इसको a² - b² के फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा कि 9x²
और -7y² के फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा, आसान हो जाएगा, एक कट जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा 9x - 7y। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पे हमको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको क्या किया जाता है कि 9 × 27 3 से गुना किया जाता है और 4 जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो और उसी तरह से फिर आपको 5 से गुना किया जाएगा, 6 जोड़ दिया जाएगा, 7 से गुना किया जाएगा और फिर क्या यहाँ 7 से गुना किया जाएगा और 8 जोड़ दिया जाएगा, 8 को जोड़ा आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का वो 66 का वो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पे नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे आप जब ABCD को देखिएगा तो यहाँ पे +7 7 7 किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस आधार पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतीक में +7 +7 किया जा रहा है, ठीक है ना। 7D के बाद के 7, तो इस तरह से आप इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 67 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस को विभिन्न चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया गया है और फिर देखना है कि कौन सा सही इक्वेशन इसको मैच करता है। तो आप इसको देखिएगा, लिखिएगा और फिर इसका जो मैच कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आ जाएगा बी, मतलब कि ये इक्वेशन इसका सही बैठेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए 4 चौका 16, 16 चौका 64, फिर 64 चौका हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे दिए गए विकल्पों का एक पैटर्न फॉलो किया गया है, पैटर्न के अनुसार क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 लिखते हैं तो पहले 1 फिर 2 लिखा, फिर 3 फिर 4 लिखा, फिर 5 फिर 6 लिखा और फिर देखिए 7 और 8 लिखा, तो यहाँ पे 9 और 10 लिखेगा, यानी कि 109 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि माइंड को कूट भाषा में KGLB और आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में क्या लिखाया जाएगा। तो 71 में क्या किया गया है कि प्रत्येक में से -2 को घटाया जा रहा है, यानी कि M से -2 करेंगे तो K हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 यहाँ पे बोलता है GLARE को कूट भाषा में इतना लिखा गया, मतलब देखिए सबका नंबरिंग दिया गया है, मानसून को इतना लिया गया तो रैंसम का क्या होगा, हमको बस सबका पकड़ के लिख लेना है। तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है ना। सबका यहाँ पे नंबरिंग दिया गया उसको देख लेना है। 4 महिलाएं गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही है। अब कैरम खेलेगी तो उस तरह से खेलेगी, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो है मोनू के सामने देखिए अनीता जो है मोनू के सामने, मान ली अनीता जो है मोनू के सामने है और रीना जो है गीता के सामने है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि यदि अनीता के सामने की ओर पूरब हो, अनीता के सामने की ओर जो ये पूरब हो तो बोल रहा है कि मोनू के सामने वाला क्या होगा, तो ये पश्चिम हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 73 का, ठीक है ना। वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है, BR अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, सत्यजीत रे या पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेटिंग फॉर वीजा जो है BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग का गमन किसके कारण रहता है। तरंग जो होता है यानी कि वेव नेचर जो होता है वो किसके कारण होता है, द्रव्यमान का अभिगमन, ऊर्जा का अभिगमन या फिर किसी का भी अभिगमन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा ऊर्जा का अभिगमन होता है वहाँ पे, ठीक है ना। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में से कार्य बल का प्रतिपादक बल है, ठीक है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमको देखना है कि इसमें से क्या क्या सही है। देखिए सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर नहीं होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, सदैव एक पिंड पर कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न पिंड पर कार्य नहीं, एक पिंड पर नहीं भिन्न भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब देखते हैं पक्सिनिया ग्रेमिनीस कवक से डैश होता है, गन्नों में लाल सड़न, मनुष्यों में दाद, आलू में लेट ब्लास्ट या फिर गेहूं में ब्लैक रस्ट, ठीक है ना। पक्सिनिया ग्रेमिशिनिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके कारण जो होता है आपको गेहूं में हो जाए ब्लैक रस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोलता है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े को, मतलब कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है। आप किसी लोहा के टुकड़े को मतलब जल पर डालें और वो डूब जाएगा, उसका क्या कारण है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है, देखिए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है या अधिक होता है। तो इसका हो जाएगा आपको कम हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाएगा, इसलिए क्या होगा लोहा जो है डूब जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में जो है संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यही जो है भारत के राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, लेकिन भारत में अब तक एक भी वित्तीय आपातकाल जो है नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कीजिएगा तो 352 में, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात कीजिएगा तो 356 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों
वह केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। जो प्रथम अनुसूची है वहीं पे इसकी सूची शामिल है, ठीक है ना। और पांचवी अनुसूची जो हो जाएगा, पांचवी अनुसूची क्या होगा, तो हो जाएगा आपको अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंध हो जाएगा। 12वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, जो 12वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, नगर पालिका से। और 8वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, तो मतलब कि भाषाओं से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रोग उनके कारक जीवों के बारे में सही नहीं है। हैजा, इन्फ्लुएंजा, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम, एड्स, एचआईवी और मलेरिया प्लाज्मोडियम। जो हैजा है, ये इन्फ्लुएंजा, ये मिलान आपका गलत हो जाएगा। हैजा जो होगा बिब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना, कॉलेरी, ठीक है ना, ये इसका मिलान सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोमोफेबिया का क्या है। बहुत सारे फेबिया होते हैं, तो नोमोफेबिया का क्या होता है। जो सेलुलर फोन से संपर्क से बाहर आने के डर को बोला जाता है, नोमोफेबिया बोला जाता है। 84 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। क्लोरीन, हाइड्रोजन, नियोन या फिर ऑक्सीजन। आपको पता है कि जितने भी जो नोबल गैसेज हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल स्टेबल होते हैं, तो वो कम अभिक्रियाशील होंगे। तो हीलियम भी, नियन भी उसमें एक है, ठीक है ना, हीलियम नियन आता है। तो देख लीजिए इस अवसर पर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, नियन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षण कहा गया है। महालेखाकार परीक्षक, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या वित्त सचिव। जो महालेखाकार परीक्षक है, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति होती है, इनको बोला जाता है सार्वजनिक वित्त का जो होता है संरक्षण बोला जाता है। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वीवीपैट का जो है इस्तेमाल कहाँ पर किया गया था, किस राज्य के चुनाव में किया गया था। सर्वप्रथम की बात की जा रही है, केरल, बिहार, असम या फिर नागालैंड। 2013 में नागालैंड के चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार किया गया था, और 2014 के आम चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में अब इसका इस्तेमाल व्यापक रूप में किया गया था। कौमेत, नामचाबरबा, गुरला मंधाता, निम्न में से किसका नाम है। हिमालय से निकलने वाली नदी, हिमालय ज्वालामुखी, हिमालय से रहने वाली जनजाति, हिमालय की चोटी। ये सब के सब हिमालय की पर्वत चोटियां हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में निजी नेटवर्क पर या किसी निजी नेटवर्क के अनाधिकृत अधिगमन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जो फायरवॉल होता है इंटरनेट में, इसका काम ही होता है कि निजी इंटरनेट पर किसी भी अनाधिकृत प्रवेश को रोकना, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1972 में भारत को राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद बाघ को राष्ट्रीय पशु का घोषणा कर दिया गया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 89 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है कि विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन टनल जापान में है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में से एक है। देखिए ऑप्शन बी और सी सही है, लेकिन ये ए जो है ना, ये गलत है। सबसे लंबा सुरंग जो है मतलब कि जापान में नहीं है, बल्कि स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 2 और 3 कहाँ पर, ऑप्शन सी ही आपका इसका सही हो जाएगा। उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास को लिखा था। जो मुल्क राज आनंद थे, इन्होंने अनटचेबल और कूली जैसे पुस्तकों की रचना की थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था। अल हिलाल 1912 में प्रकाशित हुआ था, और ये प्रकाशित किया गया था आपको जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्हीं के द्वारा अल हिलाल का और प्रकाशन किया गया था, ठीक है ना। और अल बिलाग का भी प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ मतलब कि कलाकार हैं और उनका मैच करना है। शिव कुमार संतूर वादन, और कौन सा सत्य नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, बिस्मिल्लाह खान तबला वादन और बिरजू महाराज कथकली। नहीं, देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है सहनाई वादक थे, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी शिव कुमार संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और बिरजू महाराज कथक सही है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मूर्ख दिवस, ठीक है ना। उसके बाद आपको देख लीजिए 5 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा, तो आपको मृदा दिवस मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना। और 11 मतलब कि 11 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय तिल दिवस मनाया जाता है, रसायन विज्ञान से संबंधित तिल दिवस, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिटी ऑफ रेड्स किस मतलब जो है किस सिटी को नाम से जाना जाता है, यानी कि सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। मेक्सिको सिटी, ठीक है ना। मेक्सिको सिटी जो है चूहों के शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और उत्तर अमेरिका में स्थित देश है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको एक देश है और उसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। नया पैसा पहले था, उसको पैसा कब कर दिया गया था। तो ये 1 जून 1964 को नया पैसा को पैसा बदल के दिया गया था, ठीक है ना। यदि आप दशमलव प्रणाली की बात कीजिएगा तो 1957 से भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और 1957 से लेकर के 1964 से लेकर के 1964 तक जो भी पैसा बना था उसको नया पैसा बोला जाता था। लेकिन 1 जून 1964 के बाद से जो है नया हटा दिया गया, सिर्फ पैसा ही रहा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब से पैसा हो गया, तो 1 जून 1964 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। मौलिक अधिकार आपको पता है कहाँ से लिए गए हैं,
तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय समाचार पत्र माना जाता है? समाचार दर्पण, मद्रास कुरियन, बंगाल गजट या अमर उजाला? स्थानीय समाचार पत्र, इनका स्थानीय भाषा की बात की जा रही है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समाचार दर्पण। ठीक है ना। समाचार दर्पण भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है ना। और इसका जो स्थापना हुआ था 23 मई 1818 को हुआ था, 23 मई 1818 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरीसन सैन्य छावनी शहर है? सूरत, जालंधर, कोटा या फिर उदयपुर? जो जालंधर है आपको पता है कि वहाँ पे एक सैन्य छावनी, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। पोस्ट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? 100वां प्रश्न, जूडो, क्रिकेट, बिलियर्ड या फिर गोल्फ? तो पोस्ट का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गोल्फ से हो जाएगा। तो चलिए, आज आपने 100 प्रश्नों का एक और सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपने कितना स्कोर किया है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने इसे दोस्तों में भी शेयर करें।